हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 60 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, वो भी सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान के 60 मोस्ट इंपोर्टेंट पूरे किताब का बस इतना ही क्वेश्चन है। अगर इतना आप तैयार कर लेते हो तो समझ लो कि बोर्ड एग्जाम में जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसमें 20 में 20 नंबर पूरा करके आओगे। एक भी नंबर आप लोगों का छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। लेकिन 60 क्वेश्चन पूरा का पूरा आप लोगों को याद होना चाहिए। पूरे के पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन हमने आज वीडियो में बताया हुआ है, अगर सारा क्वेश्चन आप लोगों को याद है तो 20 में 20 नंबर आप लेकर आओगे। ठीक है, तो 2025 बोर्ड में 100% आपके यही प्रश्न आएंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जो मैं कहता हूं वो 100% होता है। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन मैं आप वीडियो में बताऊंगा, आप लोगों को सारे क्वेश्चन आप लोगों को तैयार होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आज आप लोगों को 60 प्रश्न बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, अगर आपका टारगेट भी 95% है बोर्ड एग्जाम में लाने के लिए। तो देखिए, पहला प्रश्न स्टार्ट करूंगा, और अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में हमेशा आता है और हर साल एग्जाम में आता है, कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। जो नेपोलियन थी उनकी हार कब हुआ था, किस सन में वह पराजय हुए थे। 1814 में, 1815 में, इधर आपका 1816, और ऑप्शन डी जो है 1817 दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यार बच्चों अगर आपको मालूम है तो बताइए, मैं अन्यथा मैं आपको बताता हूँ, इसका बी ऑप्शन होगा। और अच्छे तरीके से इसको याद कर लो, 1815 ईस्वी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे अगर हम बढ़े, दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है, यह दिया हुआ है कि उदारवाद से तात्पर्य है। उदारवाद से क्या तात्पर्य है मेरे प्यार बच्चों? तो देखो, उदारवाद से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष क्या होता है, समानता। सी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का। जितना प्रश्न बता रहा हूँ सारे प्रश्न अगर आपको याद है तो 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप करके चले आओगे, एक भी प्रश्न आप लोगों को छूटेगा नहीं। आगे अगर हम बात करें, देखिए तीसरा प्रश्न क्या है कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था मेरे प्यार बच्चों? तो वह जर्मनी से था। किसे था? जर्मनी से। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका जो था मेरे प्यारे बच्चों, वो था ऑटो वन बिस्मार्क का। किनका? ऑटो वन बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि नेपोलियन संबंधित था, मतलब नेपोलियन किस देश से संबंध रखता था? तो फ्रांस से। किससे? फ्रांस से। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वियना की संधि कब हुई थी, किस सन में वियना की संधि हुई थी? तो आपका हो जाएगा 1815 में। बी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? कौन गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था, किस नेता ने? तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर, और ऑप्शन डी है मेस्नी, जिसे मेजनी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। कौन थे वह? मेस्नी, जिसे मेजनी के नाम से भी जाना जाता है। या तो मेस्नी दे देगा या तो मेजनी दे देगा, या तो दोनों साथ में ही देता है। तो कंफ्यूज मत होखिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां क्या है कि निम्न में से यह किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मतलब किसने यह कथन दिया था? मैटरनिक ने दिया था, काबूर की, यहाँ बिस्मार्क, ऑप्शन डी मेस्नी। किसका यह कथन था? तो यह था कथन किसका? मैटरनिक का था। इसलिए पहला वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, मैटरनिक। आगे देखिए, आगे प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 यह है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, मतलब किस सन में फ्रांस की क्रांति हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1789। यह डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डबल स्टार बना लो, इसको जरूर याद कर लेना आप। मैं कह रहा हूं ना कि पूरे के पूरे सामाजिक विज्ञान में जो भी आपका एसएसटी है, इसमें आप लोगों का 60 ही ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको 60 याद है तो 20 में 20 आप करके आओगे ऑब्जेक्टिव में, एक भी नंबर आप लोगों का छूटेगा नहीं। फिलहाल प्रश्न नंबर 9 हो गया।
प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 मेरे प्यारे बच्चों यह है कि जर्मनी की एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। मतलब कि जर्मनी का जब एकीकरण हुआ था तो उसमें मेन भूमिका जो किसने निभाया था, मेन भूमिका, तो वो थे आप लोगों के ऑटो वन बिस्मार्क थे। कौन थे? ऑटो वन बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर पहला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखिएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या है कि निरंकुशवाद का तात्पर्य, मतलब निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या है। तो निरंकुशवाद का तात्पर्य यह है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का भी अंकुश नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या? निरंकुशवाद। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। बहुत सारे बच्चों को इनका आंसर नहीं मालूम रहता है, लेकिन आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि आपको एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना एग्जाम में। प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रश्न नंबर 12 है कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। तो 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था मेरे प्यारे बच्चों? तो वह था आप लोगों का असीमित राजतंत्र। कैसा था? असीमित राजतंत्र था। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। असीमित राजतंत्र था। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 13। देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या है? प्रश्न नंबर 13 है कि जुसेपे मेसनी का संबंध था, मतलब किस देश के एकीकरण से संबंध था जुसेपे मेसनी का संबंध मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इटली के एकीकरण से, किसके? इटली के एकीकरण से। पहला वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार, की समंती व्यवस्था का अंत, समंती का अधिकार, की कानून के समक्ष समानता। तो देखिए 1804 के नेपोलियन कोड में कौन सा नहीं जोड़ा गया था? तो वह था ऑप्शन नंबर पहला, जन्म से प्राप्त जो विशेष अधिकार होता है उसको नहीं जोड़ा गया था। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे अगर हम बढ़े प्रश्न नंबर 15 की तरफ देखिए। प्रश्न नंबर 15 है कि 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था। तो 1861 में जो इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका इमेनुअल द्वितीय। पहला वाला ऑप्शन इनको याद कर लीजिएगा, पहला वाला ऑप्शन इमेनुअल द्वितीय। तो 15 का ये जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे अगर हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की तरफ, और प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया था। तो 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया था? चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है काइजर विलियम प्रथम, दूसरा है विलियम द्वितीय, और ऑप्शन तीसरा है फेडरिक विल्हेम प्रथम, और ऑप्शन डी है ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, तो उनका नाम था काइजर विलियम प्रथम। तो 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था किनको? काइजर विलियम प्रथम को, इसलिए पहला वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 17 की तरफ देखिए। प्रश्न नंबर 17 है कि जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई था। तो मतलब तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें गोलियां जो है किसने चलवाया था मेरे प्यारे बच्चों? तो वो थे जनरल डायर। कौन थे? जनरल डायर। डी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 17 का डी। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 18 की तरफ देखिए। प्रश्न नंबर 18 तो सबको मालूम होगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा कांड किस सन में हुआ था, ये डेट आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1922 में। सी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19 कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग की घटना जो हुआ था किस सन में हुआ था, डेट पूछा है मेरे प्यारे बच्चों। तो डेट आप याद रख लेना कि 13 अप्रैल 1919 में। तो सी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा, 13 अप्रैल 1919। आगे अगर हम बढ़े प्रश्न नंबर 20वां देखिए। प्रश्न नंबर 20वां है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है। तो वंदे मातरम गीत के जो लेखक है मेरे प्यारे बच्चों वह है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और ए वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ी। आगे है 21 प्रश्न। 21 प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। तो हिंद स्वराज जो पुस्तक लिखे थे वो कौन लिखे थे मेरे प्यारे बच्चों? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी जी है। सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, 21 का सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 22, 22वां प्रश्न
निम्नलिखित में से किसने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? तो वो थे आप लोग के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। डी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, 22 का डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 23, 23वां प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रपिता किनको कहा जाता है? वो है आपके ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी को कहा जाता है। ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 23 कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 24 देखिए, प्रश्न नंबर 24 क्या है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? यह कथन किसका है मेरे प्यारे बच्चों? तो यह कथन जो है वह है बाल गंगाधर तिलक के, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है कथन? कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो किनका कथन है? बाल गंगाधर तिलक का। तो बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25वां है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मतलब किस सन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1885 में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, पहला वाला ऑप्शन 1885। आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न नंबर 26 देखिए, प्रश्न नंबर 26 क्या है कि निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है। मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन 4 ऑप्शन में से कौन मिट्टी का प्रकार नहीं है? तो काली मिट्टी तो होता है, पीली मिट्टी भी होती है, लेटराइट मिट्टी। ये जो सीमेंट जो है वो सीमेंट जो मिट्टी का प्रकार नहीं होता है, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 27। देखिए 27 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? मतलब कौन से राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो वह है आपका गुजरात। क्या है? गुजरात। बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो वह आप लोगों के गुजरात। सबसे ज्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गुजरात में, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 28 प्रश्न कि पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है। तो पर्वतों पर मृदा अपर्दन, जो मृदा कटती है, तो उसका साधन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पर्वतों पर पवन है कि हिमनद है कि जल है कि यहाँ पे पशु चारण है? तो वो क्या है? हिमनद है। क्या है? हिमनद। बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है हिमनद। आगे देखिए अगला प्रश्न है 29। प्रश्न नंबर 29 है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है वह है मेरे प्यारे बच्चों अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 30वां, प्रश्न नंबर 30वां है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? तो नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है यह पूछा है, तो है आप लोगों का जीवाश्म ईंधन। क्योंकि पवन ऊर्जा, जल, वन, ये तो सब नवीकरण योग्य संसाधन है। कौन नहीं है? तो वह है आप लोगों के जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जो है वो नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। आगे अगर हम बात करते हैं 31 प्रश्न, देखिए क्या है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों? वो है आप लोगों के लेटराइट मिट्टी। क्या है? लेटराइट मिट्टी। ठीक है, डी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? मतलब सीढ़ी नुमा खेती किस राज्य में की जाती है मेरे प्यारे बच्चों? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, क्या आपके उत्तराखंड में? तो वो है आपका उत्तराखंड में, क्योंकि पहाड़ वगैरह वही रहते हैं उत्तराखंड में, इसलिए वहां पे सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, नहीं तो मिट्टी वहां से बह जाएगी। ठीक है, आगे आप लोगों का 33 प्रश्न कि निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? तो व्यक्तिगत संसाधन इन चारों ऑप्शन में से कौन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? वो है आप लोगों का खनिज संसाधन। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खनिज संसाधन जो है व्यक्तिगत संसाधन की लिस्ट में नहीं आता है। आगे देखिए अगला प्रश्न है 34 कि निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? तो पुनः चक्रीय संसाधन कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो है आप लोगों का लोहा, क्योंकि लोहा को पीट कर आप किसी का भी आकार ले सकते हो, कभी आकार ले सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 35। 35 प्रश्न क्या है? 35 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? तो संभावी संसाधन इन चारों ऑप्शन में से कौन है? तो है आप लोगों का पवन ऊर्जा। क्या है? पवन ऊर्जा। सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 36। 36 प्रश्न है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। देखो चिपको आंदोलन जो संबंधित है मेरे प्यारों, जो वन संरक्षण से है, वनों की रक्षा के लिए यह आंदोलन चलाया गया था कि वन न कटे जाए।
जो भी पेड़ पौधे हैं उनको बचाया जाए। तो उनके लिए संसाधन चलाया गया था, मतलब आंदोलन चलाया गया था, चिपको आंदोलन। लोग वहां पे पेड़ों को चिपक कर उनकी रक्षा करते थे। आगे बढ़ते हैं। 37 प्रश्न देखिए क्या है कि सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो जो सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क है वो किस राज्य में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क। तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है 38। देखिए 38 प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। मतलब सबसे ज्यादा अगर वर्षा की हम बात करें तो किस स्थान पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। विश्व की बात कर रहा है, भारत की नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है। वह है आप लोगों का मासिनराम। मासिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, इसलिए ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 39 क्या है कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो टिहरी बांध परियोजना जो चलाया जाता है वो किस राज्य में चलाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 39 का आंसर बताइए आप लोग। तो वो है आप लोगों का उत्तराखंड में। इसमें उत्तराखंड में सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, 39 का सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। तो सलाल बांध किस नदी पर बना है मेरे प्यारे बच्चों, यही प्रश्न था। ऑप्शन बी चिनाब नदी पर बना है, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 41 प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। मतलब चार ऑप्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि रबी की फसल इन चारों ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों। तो रबी की फसल में चना, वो भी चना में कौन सा, काला चना जो है वो रबी की फसल के अंतर्गत आता है। सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। मतलब फलीदार फसल इन चारों ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों। वो है आपके दालें। दाल जो होता है वो फलीदार फसल के लिस्ट में आता है। ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। आगे देखिए 43 प्रश्न क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। मतलब रेशे वाला फसल कौन सा होता है। तो सब, ये तो बहुत सिंपल है, सबको मालूम है कि जूट में सबसे ज्यादा रेशा होता है, तो रेशेदार फसल के अंतर्गत तो जूट ही आने वाला है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 44 क्या है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल है। तो रोपण फसल के अंतर्गत कौन सा आता है। तो आप लोगों का गन्ना है। गन्ना जो है वो रोपण फसल के अंतर्गत आता है। सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ 60 प्रश्न आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। 60 प्रश्न अगर आपको याद है तो 20 नंबर के बहुविकल्पी आपको बिल्कुल आज ही क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 45 क्या है कि झरिया प्रसिद्ध है। मतलब झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये तो बहुत सिंपल है, झरिया प्रसिद्ध है कोयले के लिए, कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, बी वाला ऑप्शन। तो बी राइट आंसर हो जाएगा 45 क्वेश्चन का। आगे देखिए अगला प्रश्न है 46। 46 प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो देखो स्रोत है, ये प्रश्न है, स्रोत नहीं है। ठीक है, मतलब यह रियलिटी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत जो नहीं है वो है आपका सौर ऊर्जा। क्योंकि कोयला हुआ, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों जो होता है वो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत होता है। और स्रोत नहीं है तो वो आप लोगों का सौर ऊर्जा, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है 47। 47 प्रश्न है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। तो भारत में जो पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। तो वो है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु में। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 48। 48 प्रश्न है कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई प्रसिद्ध किसके लिए है। तो है आप लोगों के तेल शोधक कारखानों, पेट्रोलियम के लिए। तो ए वाला ऑप्शन जो है 48 का राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई हाई प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए, या तेल शोधक कारखाना भी देता है ऑप्शन में, पेट्रोलियम हटा देता है, बस इतना लिखता है, तभी भी आंसर आप वही क्लिक करोगे। इसके बाद अगर हम बात करें अगला प्रश्न है आप लोगों का 49। 49 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो ऊर्जा का कौन सा गैर परंपरागत स्रोत है, वो आप लोगों का क्या है, ऑप्शन बी कोयला। बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, कोयला। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 है एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है। तो एंथ्रेसाइट का जो संबंध है मेरे प्यारे बच्चों वो किस खनिज से है। तो वो है आप लोगों का कोयला से। किससे है, कोयला से है।
तो डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 50वें का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 है कि कोरबा जो है प्रसिद्ध है। तो कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोरबा जो है वो आप लोगों के कोयले के लिए प्रसिद्ध होता है। तो बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 52 प्रश्न है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो श्रीलंका में कौन से बहुसंख्यक वर्ग हैं? तो वह है आप लोगों के सिनली। कौन है? सिनली। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 52 का सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका 53। तो 53 प्रश्न है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं कितनी है? तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषा कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो 22 भाषाएं हैं। कितने भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषाएं हैं। बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 54 प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी, मतलब किस सन में? वो भी भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुआ था। तो सन 1992 में हुआ था। सी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सन 1992 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है 55 प्रश्न है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? ठीक है, तो भारत में कुल अगर संघीय राज्य की अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो टोटल संघीय राज्य है 28। कितने हैं? 28। बी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 28। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है 56 कि भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है प्रेजेंट टाइम में? तो भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या टोटल अगर हम बात करें तो इस समय प्रेजेंट टाइम में मेरे प्यारे बच्चों 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, अगला देखिए, अगला प्रश्न आप लोगों का 57 प्रश्न ये कह रहा है कि यदि हम लैंगिक भेदभाव की अगर हम बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए, यदि हम लैंगिक भेदभाव की अगर हम बात करें तो उसका अर्थ ये होता है कि समाज में जो स्त्री है और पुरुष की असमान भूमिका, मतलब उनका समान भूमिका न रहे। तो समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका को ही हम लोग क्या कर देते हैं? लैंगिक भेदभाव कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है आप लोगों का 58 प्रश्न देखिए क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, वह सन 1885 में हुआ था। तो ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका 1885। इसको याद कर लीजिएगा, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करते हैं 59 प्रश्न है। 59 है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है? मतलब कि अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में कितने एज के अगर आप रहेंगे तो आप वोट दे सकते हैं, किसी को भी मत दे सकते हैं। तो आपकी एज भारत में 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 वर्ष है तो आप मत दे सकते हो। तो डी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 60 क्या है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह, मतलब क्या कारण है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से क्या है? अच्छी है। तो पहला है सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। क्या है? सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। नहीं, बढ़ावा तो देती है। ये वाला होगा। ये वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जितने भी नागरिक होते हैं उनको समानता को बढ़ावा देती है, मतलब एक समान रखती है। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद अगर हम बात करें, दूसरा ऑप्शन है कि व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, मतलब व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देता है, मतलब बी वाला भी ऑप्शन सही है। और सी वाला ऑप्शन क्या है कि ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन ए भी सही था, बी भी सही था, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ए और बी दोनों सही है। तो 60वें प्रश्न का सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 61, लीजिए मैं 60 ही प्रश्न कह रहा था, एक प्रश्न मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं कि निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? तो मतलब किसी एक देश को आपको छोड़कर बताना है कि हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। सिर्फ एक देश को छोड़कर, वो सबको मालूम होगा कि वो देश कौन सा है? पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने टोटल पूरे सामाजिक विज्ञान का एसएसटी का मैंने टोटल 60 और एक प्रश्न और जोड़ लो, 61 प्रश्न हमने बताया। अगर 61 प्रश्न अगर आपको तैयार है
तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि 20 में 20 ऑब्जेक्टिव आप बहुविकल्पीय करके आओगे, एक भी प्रश्न आपको छूटने वाला नहीं है। लेकिन आपको सारे प्रश्न याद होने चाहिए। तो सिंपल है, 2-2 3-3 प्रश्न भी एक दिन याद करोगे तो 10 दिन में पूरा का पूरा याद कर जाओगे, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का पूरा क्लियर हो गया। तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यारे बच्चों, और वीडियो को शेयर कर दो, जितने भी आपके दोस्त हैं वहां शेयर कर दो, ताकि सारा वीडियो ये पहुंच पाए उनके यहाँ, वो भी प्रश्न तैयार करके उनका भी 20 में 20 नंबर क्लियर हो पाए। तो चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस बार टारगेट मेरा 95% का है और हर एक बच्चा लाएगा 95%। बस आप मेरे साथ निरंतर बने रहिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।